मैं डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह यादव, सहायक आचार्य, शिक्षा संस्थान बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी। आज हमारा टॉपिक है जेंडर। बेसिक जेंडर की आवश्यकता क्या है, क्यों इसको लिया गया है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जेंडर को शब्द के माध्यम से कहें, भाषा के माध्यम से कहें तो दो रूप में देखा जाता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वैसे टाइप्स मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, तीन टाइप में भी इसको देखा गया है। और अगर सरल शब्दों में कहें तो यह एक जानकारी है जो ज्ञान के रास्ते से गुजरकर हमें समझने का नज़रिया प्रदान करती है। प्रायः देखा जा रहा है कि जो लैंगिक असमानता है, जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन, जो पक्षपात है, वाइसनेस, देखते हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो जेंडर को एक रूप में दिखाया गया है, लेकिन जो सीखी गई परिवर्तनशील अभिवृत्ति जो किसी निश्चित समाज या संस्कृति द्वारा स्त्री व पुरुष की निर्धारित भूमिका व दायित्वों से संबंधित होती है, तो प्रायः ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं हम वाइसनेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम समाज में जो असमानता है उसको रोकने का प्रयास हमारा है, परंतु वो हमारे एक सफलतम प्रयास में नहीं आ पा रहा है। इसलिए हम इस जेंडर टॉपिक को लाए हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिल्विया बाल्बे के अनुसार कहते हैं वो कि जो पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना एक ऐसी प्रक्रिया है और व्यवस्था है जो आदमी और स्त्री पर अपना प्रभुत्व जमाता है और उसका दमन करता है और उसका शोषण करता है। जबकि संविधान के अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है कि लिंग, जाति, धर्म, जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना है। जेंडर निषेध की बात की गई है, उस भेदभाव को निषेध की बात की गई है, परंतु आज भी हमारे देश में महिलाओं को दूसरी श्रेणी में माना जाता है। किसी ने कहा है, नहीं चलेगी जिंदगी, दोनों का हो मान, नारी के सम्मान में ही पुरुषों का है सम्मान। सामान्यतः हम जेंडर को परिभाषित करते हैं तो वो सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में उसको लिया जाता है। परंपरागत शब्दों में कहें, द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। आज हम जो देख रहे हैं कि जो सामाजिक परिवेश है, जो हमारी सांस्कृतिक रूप में जो महिलाओं को देखा जा रहा है, पुरुष होने की अवस्था से जोड़ा जाता है, जेंडर व्यवस्था के जो मुख्य तत्व हैं, वो हमें जब एक अतिरिक्त समाज में उनके रहने के मानक, उनके मूल्य, उनके विश्वास, उनकी कौशल, उनकी जो धार्मिकता है आदि पर देखते हैं, तो हम एक क्रियाविधि के माध्यम से इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं और जैविकता के आधार पर नहीं, जेंडर के आधार पर जब किया जाता है तो हम जेंडर की जो क्रियाविधि है उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्रियाविधि क्या है? हमारी आदर्श प्रक्रिया और प्रभाव। आज समाज में क्या आदर्श हैं? पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है, पुरुष प्रधानता और महिला अधीनता। तो निश्चित रूप से हम आप सभी लोग इस बात को समझते होंगे कि जहां आदर्श इस तरह का होगा तो प्रभाव क्या होगा? रूढ़वादिता। उसमें जेंडर की भागीदारी कैसे, क्या है? सामाजिक मान्यताएं जो आज लगातार उन कुप्रथाओं को बढ़ावा दे रही हैं। जैसे क्या होता है हमारे समाज में कि अगर किसी परिवार में किसी बच्चे ने जन्म लिया तो उसका एक पारिवारिक तौर पर, समाज के तौर पर
बड़ा सम्मान से देखा जाता है उसको, और अगर किसी बच्ची ने जन्म लिया तो हम उसको एक निम्न श्रेणी से देखते हैं। वही यहां देख रहे हैं, जो सामाजिक मान्यताएं हैं, दहेज की बात करते हैं, भ्रूण हत्या है, जन्म को बढ़ावा देना है, इस तरह की तमाम कुप्रथाएं हैं जो कि अगर पितृसत्तात्मक व्यवस्था जो चली आ रही है तो उससे हमारी प्रक्रिया जो चल रही है और प्रभाव उससे गलत हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर जेंडर विभेद की भी बात की गई है। जेंडर विभेद राजनीति में, परिवार में, समाज में, विद्यालय में आदि सभी जगह देखा जा रहा है। तो निश्चित रूप से जब हमारे आदर्श इस तरीके के होंगे और प्रोसेस ये होगा तो इसका प्रभाव क्या होगा? शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। आज समाज में लोग महिलाओं को शिक्षित करने का उतना प्रयास नहीं कर रहे हैं जितना कि उन बच्चों के लिए करते हैं। हमारा प्रयास निश्चित कुछ बड़ा है वर्तमान में, लेकिन पूर्व में तो बड़ी निम्न कोट की स्थिति थी। स्वास्थ्य भी, अगर किसी महिलाओं का स्वास्थ्य घर में खराब हो जाता है तो ये प्रयास होता कि यहीं से ठीक किया जाए। रोजगार, कौशल, इन सब से उनको वंचित रखा जाता है या बहुत कम स्थिति उनकी रहती है, कम भागीदारी रहती है। न्यूनतम भागीदारी और सामाजिक कुरीतियां, जब हमारा ये इस तरह का माहौल होगा, इस तरह की व्यवस्थाएं होगी तो उसका प्रभाव दहेज हत्या, बलात्कार, घरेलू हिंसा, इन पर पड़ेगा। और आज वर्तमान में ये सब कम तो हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं इस पर विराम नहीं लग पाया है। आगे आप देख रहे हैं लिंग व जेंडर में अंतर। ये लिंग क्या है? हम देखते हैं यहां पर कि लिंग एक जीवाश्म या जैविक व्यवस्था है, लेकिन अगर जेंडर की बात करते हैं तो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित है। जैसे ही वो जीवाश्म जब जेंडर में प्रवेश कर जाता है तो वही बात हो रही है कि जो अभी हम आदर्श क्या थे हमारे, हम उस पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अंतर्गत जेंडर में अपने आप को उसको चेंज कर लेते हैं कि अगर कहीं जो हमारा समाज चाहता है उस पर आधारित है। जो हमारी अगर गलत कुरीतियां भी चली आ रही हैं और समाज की बनी हुई हैं तो हम उस पर विचार नहीं करते हैं और हम उस सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित हो जाते हैं। दूसरा हमारा है प्रकृति द्वारा जनित। लिंग जो है वो प्रकृति द्वारा जनित है, यहां पर समाज द्वारा निर्मित है। जेंडर की जो व्यवस्थाएं हैं वो समाज द्वारा निर्मित है। स्थिर लिंग में स्थिरता है और जेंडर में विभिन्न एवं विविध है। इसको व्यक्तिक, अगला है व्यक्तिक, और यहां पर हम देख रहे हैं जेंडर में प्रक्रियागत या व्यवस्थागत, यानी कि ये व्यवस्था है इसकी, जो जेंडर में हमारी जो व्यवस्था है, जो सामाजिकता है, उसके आधार पे जो बनाया गया है। जो हम सोशलाइजेशन से सीखते आ रहे हैं वो निश्चित ही इसमें परिवर्तन होता हुआ दिखता है कि हम उसी को चले आ रहे हैं। आज हम चेंज कर रहे हैं लेकिन उन परिस्थितियों में उस स्थिति में नहीं कर रहे हैं जो होनी चाहिए, जो समाज की वास्तविक जो स्वरूप समाज के सामने आना चाहिए। बिना पदानुक्रम के जेंडर क्या है? इसमें क्रमानुसार है, यानी कि बिना पदानुक्रम है। लिंग में जो है वो कोई क्रम नहीं है, लेकिन हम जेंडर में क्या करते हैं, ये क्रम है। लड़का है तो हम दूसरे उसमें रख देते हैं और बच्ची है तो हम दूसरे उसमें रख देते हैं। ये हमारा समाज का वो है। परिवर्तनशील है, मतलब लिंग जो है अपरिवर्तनशील है और जेंडर एक समय उपरांत परिवर्तन उसमें किया जा सकता है। नेक्स्ट, दूसरा हम देखेंगे कि शिक्षा के संदर्भ में कुछ जेंडर अंतर हैं। इसमें डिफरेंसेस हमारे दिखाई देते हैं। जैसे हम पहली बात करें कि क्षेत्र क्या है, शिक्षा का जो स्तर है, क्षेत्र यानी कि स्तर विद्यालय का, समाज का, या उनकी आवश्यकताएं या संसाधन। उधर हम देख रहे हैं कि बालक बालिकाओं को किस नजरिए से ये समाज में देखा गया है। शिक्षा का स्तर जो है बालक के लिए है, जो हमने ग्रामीण अंचल से ये लिया है, और ये जो स्लाइड हमने दी है
ये पूर्ण रूप से हमने जो एक प्रैक्टिकल होना चाहिए या वास्तविक रूप में हमने चर्चा करने के उपरांत इसका निष्कर्ष हमने निकाला है, तो ये न्यूनतम हाई स्कूल तक शिक्षा, यानी कि जो मध्यम परिवार से भी नीचे लोग हैं, वो उनका ये नज़रिया है कि वो कहते हैं कि हम बालक को ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कूल करा सकते हैं और ज़्यादा प्रयास करेंगे तो इंटर तक ले जा सकते हैं, अन्यथा हमारी इतनी वो नहीं है। खैर, बदलाव आया है और समाज में दिखा है, लेकिन वहीं बालिकाओं की क्या स्थिति है? आज भी ग्रामीण अंचल में जो गरीब तबके के लोग हैं वो कहते हैं कक्षा 8 हम पास करा देंगे बस। दूसरा स्तर यहां हम देख रहे हैं कि दूसरा गार्जियंस का आता है बालक के प्रति कि ये रोजगार के लिए सक्षम इसको बनाना है, और बालिकाओं के लिए क्या है कि हम लड़की को एक यौवनावस्था पार करके उसके प्राप्त करने के साथ साथ उसके विवाह योग्य उसको बना दें। ये सोच है, यानी कि शिक्षा का स्तर यहां तक है जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं जो निम्न कोटि की श्रेणी में आ रहे हैं। मध्यम वर्गीय इसके ऊपर है और उच्च वर्गीय और ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें भी आज भी अंतर दिखाई देता है। शिक्षण संस्थाओं की अगर हम बात करें तो बालक को चाहते हैं कि ये अंग्रेजी जो स्कूल है या अंग्रेजी भाषा है उसका हम प्रयोग करें। इसके लिए लड़कियों के लिए हम कहते हैं घर के पास मात्र स्थानीय विद्यालय में एडमिशन करा दिया जाए साहब। तो ये जेंडर के प्रति मेल फीमेल के अंदर ये सोच है। एक परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने की बात करते हैं बालक के प्रति, और लड़कियों के प्रति करते हैं जो उनकी क्वालिटी है, उसकी जो गुणवत्ता होने चाहिए, उसमें भी हम लोग उदासीनता बरत जाते हैं। तो जहां तक ये सारी चीजें हमें समाज में मिल रही हैं, अगला है शिक्षा की आवश्यकता क्या है। तो गार्जियन की सोच है कि हम बालक को कमाने के लिए बनाएं, उसके सामाजिक स्तर की बात करें, उसको एक निर्णयवादी बनाएं, उसको हम लीडरशिप की बात करते हैं, लेकिन हमारी सोच यहां पर बालिकाओं के लिए क्यों नहीं है। यहां पर हम देखते हैं कि कुछ खास आवश्यकता नहीं है। पारिवारिक जो स्तर है उस स्तर के लिए हम यही सोच हमारी रहती है कि साहब बच्चा आज अगर हमारा स्तर बढ़ गया है तो हम इंटर ग्रेजुएशन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन करा के कोई प्रोफेशनल कोर्स करा के हम उसके शादी के प्रयास करने लगते हैं। लेकिन जब बच्चे की बात आती है, जब बालक की बात आती है, तो हम कहते हैं साहब अभी कमा कहाँ रहा है। तो जो ऐसे समाज में एक सोच है उस सोच को बदलने की जरूरत है। संसाधन स्वाभाविक रूप से समाज में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि हम बालक को अच्छे संसाधनों की उपलब्धता कराने का प्रयास करते हैं, जबकि बालिकाओं को नहीं करते हैं या उनको औसत रखते हैं। तो इस तरह से ये जो लैंगिक असमानता है जो समाज में दिख रही है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जहां वाइसनेस की बातें आती हैं, ये समाज में नहीं होनी चाहिए। इसका कारण है कि सामाजिक जो कुप्रथाएं हैं आज भी चली आ रही हैं। आज भी बहुत सारी सामाजिक कुप्रथाएं हैं। इसमें कुछ चीजें हमने जैसे विवाह निषेध या बाल विवाह इसमें जोड़ा है, ये चीजें खत्म हुई हैं। जोड़ने का यहां तात्पर्य यह है कि इस तरह से समाज था, आज बदलाव की स्थिति है। तो निश्चित रूप से जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं, आज सबसे पहले हमने ऊपर रखा है कि दहेज प्रथा। इसको जानबूझकर रखा है कि क्या ऐसा कारण है कि आज समाज नहीं बदल पा रहा है। आज हम इस डेमोक्रेटिक राष्ट्र में हैं और इसके बावजूद समाज में जो स्थिति होनी चाहिए, आज हम कहते हैं समाज हमारा कुछ कहता है और करता कुछ है। तो हमें सबसे पहले इन दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं को खत्म करना है। पर्दा प्रथा भी हमारे समाज में चली आ रही थी बहुत लंबे समय से, लेकिन आज भी बहुत सारे परिवारों में है। और जिन परिवारों में ये पर्दा प्रथा चली आ रही है, कहीं ना कहीं उनमें ऐसी स्थिति आज भी है कि वो परिवार बड़ी तेजी से बदलाव की स्थिति में नहीं है। तो इस तरह की जो कुप्रथाएं हैं, जैसे कि लड़कियों के लिए या तमाम लोग जो कहते हैं कि छेड़खानी जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, कन्या भ्रूण हत्या, वर्तमान में सरकार ने बहुत सारी योजनाएं ऐसी लाई हैं, बहुत सारे
कड़े कानून बनाए हैं, जिसके लिए कन्या भ्रूण हत्या की जो बात आती है उनमें गिरावट आई है। बाल विवाह की ऐसी स्थिति नहीं दिखाई देती है, लेकिन समाज में कुप्रथाएं हैं। विवाह निषेध स्वाभाविक रूप से कभी कभी समाज में ऐसे लोग भी हो जाता है किसी के साथ, लेकिन आज भी हमारा समाज स्वीकार नहीं करता है। वो कहता नहीं साहब महिला हैं तो साहब उनका कैसे हो जाएगा, जबकि पुरुष हैं तो उनका हो सकता है। तो ये कुप्रथाएं जो हैं इनको हटाने की जरूरत है। यहां हम देख रहे हैं कि जेंडर असमानता, ये हमें जो हमारे मुद्दे हैं कहीं ना कहीं हम उस पर भटक जाते हैं। हमारी जो शारीरिक संरचना है उसके अनुसार हम जेंडर के प्रति एक असमानता का भाव रखते हैं। हम स्त्री और पुरुष, यहां मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं, तो निश्चित ही हमें यह दिखाई देता है कि जहां हमारा भाव ये होता है कि हम आई एम बॉस, जब हम अपने आप को एक पिता अपने आप को ये बॉस मानने लगता है कि मेरे अनुसार चलेगा, तो फिर निश्चित ही दूसरे जेंडर के प्रति असमानता का भाव हो जाता है, जहां समानता का भाव होना जरूरी है। अगर वो समानता का रथ के आधार पर जो दो पहिए हैं अगर बराबर की स्थिति में नहीं चलेंगे तो सृष्टि के निर्माण में भी बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए हम असमानता को समाप्त करते हुए समानता की ओर बढ़ने का प्रयास करें। लिंगीय विभेद के कारण ये हो क्यों रहा है, जेंडर में जो विभेद है वो क्यों हो रहा है? हमारी जो शैक्षिक प्रणाली है, जो शिक्षा की व्यवस्था है, आज लगभग 4-6 मतलब 2015 के पहले ये हमारे कोर्स में नहीं था, जेंडर का हमारे कोर्स में नहीं था। लेकिन आज जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि जब शिक्षक को ही ये पूरी जानकारी नहीं होगी तो ये अवेयरनेस कैसे समाज में आएगी। तो इसलिए हम जो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली थी उसमें सुधार किया गया है और निश्चित रूप से इसके परिणाम अच्छे होंगे। आज भी लेकिन संकीर्ण विचारधारा बनी हुई है, जो हमारी विविधता, जो विभेद के कारण है उसमें विचारधारा आज भी समाज में वही है। जो संकीर्णता का भाव रखते हैं उनके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। मान्यताएं एवं परंपराएं हैं, जो कि बहुत सारी ऐसी परंपराएं चल रही हैं हमारी, जिनके द्वारा समाज को भी हानि होती है। और समाज तो दूर की बात है, उन परंपराओं के कारण हम अपने माता, अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी लड़की, उनके साथ भी कहीं ना कहीं इस तरह की गलतियां कर देते हैं। तो उन जो इस तरह की जो परंपराएं हैं उनको खत्म करने की जरूरत है और हम एक नए समाज के सृजन के लिए कार्य करें। गरीबी हो रहे का भी एक कारण है। जब गरीबी होती है तो लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं। उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि साहब हम ऐसी स्थिति में हैं और एक तमाम उस तरह की स्थिति बन जाती है, तो हमें इसको भी दूर करना है। अशिक्षा समाज में है और जागरूकता का न होना मुख्य कारण है कि हम जागरूक नहीं हैं। तो हमें ये समाज में, सोसाइटी के अंदर जेंडर के प्रति जागरूक होना है और जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। अगला है जेंडर समानता है तो विद्यालय की क्या भूमिका है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि विद्यालय में जनतंत्रीय जो विकास है उसको हम कैसे करें। जनतंत्रीय विकास मीन्स स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, भाईचारा की बात करें। हम उस फ्रीडम की बात करें कि समाज में एक कैसे फ्रीडम दिया जा सकता है। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, बच्चे का जो विद्यालय में हम जो सिखा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसके ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, हम उस सर्वांगीण विकास की बात करें, जहां पर हम जेंडर से संबंधित, जहां पर हम तमाम सोसाइटी से संबंधित सब हर प्रकार की जानकारी उसको उपलब्ध कराने का प्रयास करें। सह शिक्षा की व्यवस्था हर विद्यालय में की गई है। शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था निश्चित रूप से की गई है और इसमें इसको लाया गया है। लैंगिक समानता क्या है? लैंगिक समानता यानी कि समाज में जो अंतर है, जो अवसर हैं, उनको दूर करना है। हम लैंगिक
असमानता का भाव छोड़ते हुए लैंगिक समानता की ओर बढ़ें और एक समान प्लेटफार्म पर, समान आधार पर समान अधिकार उपलब्ध कराएं, ताकि एक समाज में सही तरीके से मैसेज जा सके। अगला है, सरकार द्वारा असमानता को समाप्त करने के लिए उपाय उठाए गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति, आर्थिक इसके बजट की बात की गई है, इसमें आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई है और लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं जो शक्ति मिशन के द्वारा या तमाम एनजीओ चल रहे हैं उनके द्वारा ये एक विचार आ रहा है कि निश्चित रूप से सुधार हो रहा है और हमारा जो असमानता का रेशियो था, जो लैंगिक जेंडर मेल और फीमेल की जो असमानता थी, वो कहीं ना कहीं कम हुई है। अगला है, सरकार द्वारा असमानता को समाप्त करने के उपाय। तो बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं जहां पर हम नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो निश्चित रूप से आज जो असमानता की खाई है वो कम हुई है। हम मिशन शक्ति की बात करते हैं, तमाम सरकार के एनजीओ हैं उनकी बात करते हैं और हम एक इसको बजट लाने की बात करते हैं कि अलग से इनको एक आर्थिक बजट दिया जाए, ताकि जो हमारी शक्ति है, जो हम जिनकी बात कर रहे हैं, जो हमारी फीमेल शक्ति है, उसको निश्चित रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले। लास्ट हमारा है लिंगीय विभेदों की समाप्ति के उपाय। आप देख रहे हैं कि जो जन शिक्षा का प्रसार, यानी कि इसके हम प्रचार प्रसार में हमारी कहीं ना कहीं पूर्व में कमी रही है। आज वो चीजें नहीं हैं। आज सारे बच्चे इस बात को समझने लगे हैं और उनका ये प्रयास भी है कि हम जो हमारी जो जन शिक्षा है जन जन तक पहुंचे। आज वो भले ही, आज हमने जो रेशियो इसके पहले आपको डिफरेंसेस का बताया था विद्यालय का, तो उसमें भले ही आ रहा है कि हमारा स्तर क्या है, लेकिन अगर उन तक शिक्षा पहुंचेगी तो निश्चित रूप से उनके अंदर वो मेल फीमेल का भाव खत्म हो जाएगा और जेंडर को हम एक अच्छे रूप में, अच्छी सोसाइटी के रूप में जहां उसका प्रवेश होगा, हम उसको एक देखने का काम करेंगे और समाज में एक इसकी जो जागरूकता है वो फैलेगी। उसके द्वारा हमारे परिणाम बहुत अच्छे होंगे। भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर प्रावधान किए गए हैं, ये आप सभी लोग जान रहे हैं इस बात को। बालिका शिक्षा प्रसार के लिए तमाम सरकार की योजनाएं हैं और पूर्व में भी योजनाएं चल रही थी और हर संभव सरकार प्रयास कर रही है कि हम बालिकाओं को अच्छे से अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराएं, ताकि एक अच्छा परिवार का निर्माण वो कर सकें। संवैधानिक उपचार संविधान में हमारा दिया हुआ है। शिक्षा प्रणाली में सुधार, बालिकाओं हेतु पृथक व्यावसायिक विद्यालयों की व्यवस्था, सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक। आज निश्चित रूप से इस तरह की जो कुप्रथाएं हैं उन पर रोक लगनी चाहिए और समाज में इस तरह की जो भावना है वो कम हो और हम एक बालिकाओं के पढ़ाने की व्यवस्था जो अलग से सरकार कर रही है उसमें रुचि लें और हम ये गार्जियंस को समझाने का प्रयास करें। सुरक्षात्मक वातावरण दें उनको, प्रशासनिक हमारे प्रयास रहें। ये सारी चीज़ें हम एक जेंडर के माध्यम से, तो जो वॉइसनेस है, जो हमारे डिस्क्रिमिनेशन है, जो असमानता है, निश्चित रूप से वो कम हुई है और आगे चल के हम एक प्लेटफार्म पर देखेंगे और एक समाज में एक अच्छा, जिस तरीके से एक रथ है उसके दो पहिए बराबर पर चलना चाहिए, तो हमारे सृष्टि में और हमारे समाज में कहीं भी रुकावट की स्थिति नहीं आएगी और हम एक जेंडर के प्रति जागरूक होंगे। जो हमारी कुप्रथाएं हैं, जो हमारे गलत तरीके से विचार चल रहे हैं, जो ऐसी स्थितियां आती हैं, निश्चित रूप से उनमें विराम लगेगा। थैंक यू।